नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर रहने वाला है, जहां पर हम आपके एचआरएम के यूनिट 1 दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द एचआरएम को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले दो बुनियादी बातें हैं जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। एक तो ये किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी बात ये है, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अंडर द टाइटल इस बार 9 सीजीपीए पार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसा सीरीज होता है जहां पर हम आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के यूनिट वाइज उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिनके आपके फाइनल एग्जामिनेशन में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसका मतलब आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो जो क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और उनके पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, वो तमाम इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझते हुए, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की सीरियसनेस को समझते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल आप ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो लेक्चर का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है या जो क्वेश्चन रहने वाला है, वो आपके एचआरएम से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप सभी ने पढ़ा एचआरएम, एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एचआरएम का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका नेचर किस तरीके का है, स्कोप किस तरीके के हैं, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे कलेक्टिवली देखेंगे ना, तो तीन चार क्वेश्चन एक साथ मैंने कंबाइन करके आप सभी के सामने रखे हुए हैं। एग्जामिनर भी इस तरीके से सवाल पूछ सकता है या इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उठा करके या किन्हीं दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए मेरे को, सर एचआरएम का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके स्कोप को, नेचर को और सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए जो वहां पर इंप्लॉयज काम करते हैं, जो भी ह्यूमंस काम करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा, अगर आप लोग कंपनी के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स अगर कोई होता है ना, तो वहां पर काम करने वाले इंप्लॉयज होते हैं। और उनको मैनेज करना, समझ में है ना, उनको मैनेज करना ताकि उनसे हम लोग अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली निकलवा सके। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका एचआरएम कहलाता है और यही आपकी एचआरएम की डेफिनेशन है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एचआरएम की बात करते हैं तो एचआरएम अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लोग लोगों को मैनेज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दो इंपॉर्टेंट शब्द मैंने आपको दिए, आपको लोगों को मैनेज करना है, इफेक्टिवली मैनेज करना है और एफिशिएंटली मैनेज करना है। ठीक है, अब जब भी आप लोग एचआरएम की बात करते हैं ना, तो एचआरएम के अंदर काफी चीजें आती है। जैसे सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक सही पर्सन का हायरिंग करना। जब एक पर्सन का आप लोग हायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होता है, उसको मोटिवेशन देना पड़ता है, उसके कंपनसेशन का ध्यान रखा जाता है और उसके साथ एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। गुड रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, इंप्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब भी आप लोग एचआरएम की बात करते हैं, केवल लोगों को मैनेज करने की कलाकारी को एचआरएम नहीं कहते हैं, केवल लोगों को मैनेज करने के प्रोसेस को एचआरएम नहीं कहते हैं, बल्कि यहाँ पर पीपल्स के रिक्रूटमेंट से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, डेवलपमेंट से लेकर के, मोटिवेशन से लेकर के, कंपनसेशन से लेकर के और उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना, ये तमाम चीजें कहां पर आती हैं, ये आपके एचआरएम के अंदर आती हैं। या आप लोग इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं एचआरएम इन चीजों पर फोकस करता है। समझ में आया। और एचआरएम का मेन जो गोल है वो क्या होता है, मेन एम होता है अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। ध्यान दीजिएगा, एचआरएम का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल्स काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है, उसे क्या करना है, आपको अचीव करना है थ्रू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन। समझ में है ना, ह्यूमंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है किसका, सर एचआरएम का। समझ में आया? तो यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि एचआरएम का डेफिनेशन क्या होता है। एचआरएम का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मैनेज करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, और यहाँ पर फोकस किया जाता है एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट से लेकर के, उनके ट्रेनिंग से लेकर के, डेवलपमेंट से लेकर के, उनके कंपनसेशन से लेकर के, मोटिवेशन से लेकर के, उनके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप को बिल्ड करना। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, और एचआरएम का मेन एम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सेट किया है ना उसको अचीव करना। किसका इस्तेमाल करके, सर लोगों का इस्तेमाल करके, ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करके। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना वो वहां पर काम करने वाले लोग होते हैं। समझ में आया? तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा, ऐसा मेरा मानना है कि एचआरएम का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब एचआरएम के डेफिनेशन के बाद आपको बताना है सर नेचर ऑफ एचआरएम क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ एचआरएम का मतलब आप लोग कह दीजिए यहाँ पे एचआरएम के कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है अलोंग विद इसकी फीचर्स को एक्सप्लेन करना। और जब जब आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की बात करते हैं तो एचआरएम अपने आप में ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन होता है। सर ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन का मतलब क्या होता है? एचआरएम आपके लोगों के साथ डील करता है। एचआरएम किसके साथ डील करता है? लोगों के साथ डील करता है, ह्यूमंस के साथ डील करता है। इसका मतलब एचआरएम किसके साथ डील करता है? पीपल्स के साथ डील करता है। तो ये क्या हो गया आपका ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन हो गया एट द वर्क एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। और किसके ऊपर फोकस करता है? उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे अपने इंप्लॉइज के सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस का ध्यान रखेंगे, उनके डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में काफी हद तक आपकी मदद करती है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं नेचर ऑफ एचआरएम के अंदर या कैरेक्टरिस्टिक और आप लोग कह सकते हैं फीचर्स के अंदर आप लोग सबसे पहले लिखेंगे एचआरएम अपने आप में ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन रहने वाला है। ठीक है, अब इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा पॉइंट निकलेगा, एचआरएम अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए एक लेवल पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो अलग मेंटेलिटी के हैं, अलग वर्क कल्चर के हैं, वर्क कल्चर के हैं। ठीक है, उनको मैनेज करना एक अलग कलाकारी है। जब आप लोग इनको मैनेज करके एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर फिर से आपको एचआरएम की जरूरत पड़ेगी, फिर आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे, फिर आपको एचआरएम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इट्स नॉट ए स्टेज, ठीक है, इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एचआरएम आपको लगातार जरूरत रहती है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं? एचआरएम अपने आप में एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है, बिकॉज इंप्लॉयज नीड्स कांस्टेंट गाइडेंस, क्योंकि इंप्लॉयज को क्या चाहिए? एक कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए एंड इवैल्यूएशन चाहिए। समझ में? दैट्स व्हाई वी कैन से एचआरएम इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। तीसरी फीचर आप लोग कह सकते हैं ये आपका यूनिवर्सल फंक्शन होता है। यूनिवर्सल फंक्शन का मतलब होता है जितने भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, इररिस्पेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर भी लोग काम करते हैं, इंप्लॉयज काम करते हैं, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं? एचआरएम एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया ना एचआरएम हर एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, सच एज बिजनेस फर्म के अंदर, स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर एटसेट्रा। हर एक जगह पे जहां पर आपको लोग दिखेंगे, जहां पर आपको इंप्लॉयज दिखेंगे, वहां पर एचआरएम की जरूरत होती है। और इसी तरीके से जो चौथा पॉइंट रहेगा, एचआरएम इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, द मेन एम ऑफ द एचआरएम इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। ये मैं आपको बता चुका हूं आपको क्या अचीव करना है, सर ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का अचीव करना है अपने लोगों का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करके। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट पॉइंट आपका रहेगा डेवलपमेंट ओरिएंटेड। डेवलपमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? एचआरएम एम्फसाइज एम्प्लॉयज ग्रोथ थ्रू द ट्रेनिंग, कैरियर एंड प्लानिंग एंड द स्किल डेवलपमेंट। खैर ये तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज के ओवरऑल डेवलपमेंट को कंसिडरेशन में रखा जाता है। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं? एचआरएम के नेचर के अंदर या कैरेक्टरिस्टिक के अंदर या फीचर्स के अंदर अपने आप में एचआरएम क्या है? आपका एक ह्यूमन ओरिएंटेड प्रोसेस रहता है, कंटीन्यूअस प्रोसेस रहता है, यूनिवर्सल फंक्शन है, गोल ओरिएंटेड है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड माने आपके जो एम्प्लॉयज है उनके डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। आपके एचआरएम की डेफिनेशन मैंने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हमने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और इसके फीचर्स को समझने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब हम समझेंगे स्कोप ऑफ एचआरएम। स्कोप ऑफ एचआरएम का मतलब क्या होता है? ये इंक्लूड करके चलता है वो आपकी एक्टिविटी जो मैनेजिंग द एम्प्लॉयज के अंदर एक तरीके से
इंक्लूड होती है। ध्यान दीजिएगा स्कोप क्या क्या है सर। स्कोप के अंदर सबसे पहले बात आती है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर, जब भी आप लोग एचआरएम की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग प्रोक्योरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज करते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज का मतलब होता है आपको ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करना पड़ता है, फिर उनका रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, प्लेसमेंट करना पड़ता है, और इंडक्शन एंड उनका ओरिएंटेशन करना पड़ता है। तमाम एक्टिविटी किसके अंदर आती है? प्रोक्योरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्कोप हो गया। इसी तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपका एक सही व्यक्ति का चुनाव एक सही पोजीशन के लिए हो जाता है, उसके बाद फिर हमें उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ता है। डेवलपमेंट का मतलब उसकी ट्रेनिंग करवानी है उसका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, उसकी कैरियर प्लानिंग करनी है, उसके परफॉर्मेंस अपेरेजल को नोटिस करना है, उसके बाद उसके लीडरशिप डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है। ये तमाम चीजें आपके बी पार्ट, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज के अंदर आती है। ठीक है, तो जब भी आप लोग स्कोप ऑफ एचआरएम की बात करेंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज आ जाएगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट आ जाएगा, और ये सारी चीजें, उसका ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट चल रहा है, उसके बाद अगर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है तो आपके उसके कंपनसेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। यानी आप लोग कह सकते हैं वेजेज एंड द सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा, इंसेंटिव एंड बोनसेस यहाँ पे आ जाते हैं, एम्प्लॉयज का बेनिफिट यहाँ पे आ जाता है, और कंपनसेशन पॉलिसी जो आपके एक तरीके से एम्प्लॉयज के फेवर में हो, इस तरीके की चीजों पर आपको एक तरीके से ध्यान देना होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे कंपनसेशन फंक्शन आपको देखने को मिलता है। अब आगे देखिए एक आपका मेंटेनेंस आ जाएगा। मेंटेनेंस के अंदर आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आपका एम्प्लॉयज का वेलफेयर, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, और उसके बाद ग्रीवियंस हैंडल हो गया, तमाम चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। इसी तरीके से आपका एक इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन आता है, जैसे उनको मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन करना, एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन और टीम बिल्डिंग, ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग स्कोप की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज आ जाएगा, उसके बाद उनके डेवलपमेंट की बात करनी है, फिर उनके कंपनसेशन की बात करनी है, फिर उनके मेंटेनेंस और इंटीग्रेशन फंक्शन की बात करनी है। ठीक है, कुल मिलाकर के छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठानी है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप लोग डेफिनेटली इजीली इस पर्टिकुलर चीज को टैकल कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज देखने को नहीं मिलेगी। एचआरएम इज 100% थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक बार आप लोग लेक्चर को देख करके ना नोट्स को गो थ्रो करेंगे, तो इतना मेरा मानना है, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, डेफिनेटली आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से इन तमाम चीजों को एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई मेरी इतनी बातें? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको रहा होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, जस्ट ए मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यस, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, अभी हम पढ़ेंगे आपकी सिग्निफिकेंस को लेकर के या इंपोर्टेंस को लेकर के। एचआरएम की सिग्निफिकेंस क्या होती है या इंपोर्टेंस क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे आपका एचआरएम हेल्प करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। एफिशिएंट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत बेसिक बात है, ठीक है ना। अगर आपके एफिशिएंट एम्प्लॉयज होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, हायर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, जिनकी वजह से जो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है ना, उसको अचीव करने में सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। ये आपका पहला पॉइंट है, ये सिग्निफिकेंस है, ये आप लोग कह सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ एचआरएम है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इंप्रूव्स एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। जैसे आप लोग यहाँ पे आप लोग उसका ट्रेनिंग कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, तो उसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है, ये आप सभी जानते हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन इनहांस एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग एक एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, ठीक है ना, उसको प्रॉपर एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी अलोंग विद द इफेक्टिवनेस इंक्रीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अगेन आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जल्दी अचीव करने में, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने में आपकी मदद करता है। तीसरा रहेगा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो मैन पावर है, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, एचआरएम एंश्योर करता है राइट पर्सन इज प्लेस्ड इन द राइट, जो बहुत जरूरी बात है। ये देखिए मैंने बताया था, आपका रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक सही जॉब के लिए, एक सही पद के लिए एक सही व्यक्ति का चुनाव करना, सही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ और सही कॉम्पिटेंसीज के साथ, ये आपका एक बड़ा रोल होता है एचआरएम का। और एचआरएम ही आपका इसमें काफी हद तक मदद करता है, क्योंकि एक सही जॉब के लिए अगर आपने एक सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या करेगा, वो आपका एफिशिएंटली काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, अपने जो काम से प्यार करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बेटर रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग
चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मेंटेनिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एचआरएम रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को एंड प्रमोट करता है हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, ठीक है ना। एचआरएम की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से ही एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक हेल्थी रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपका जो एचआरएम है ना, वो एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसके कंपनसेशन को प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, उसके वेलफेयर का, उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी का बराबर ध्यान रखते हैं, जिससे उसका जो मोराले है वो इंप्रूव होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोग क्या कह सकते हैं, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और एक सेटिस्फाइड वर्कर है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतर तरीके से काम करता है और दिल लगा करके, मन लगा करके काम करता है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये आपका सपोर्ट करता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के अंदर। ध्यान दीजिएगा, एक स्किल्ड और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंड करने में सक्सेसफुली क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन का भी अपना एक रोल होता है, अगर आप लोग एचआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिड्यूस करता है इंप्लॉयज टर्नओवर। इंप्लॉयज टर्नओवर का क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा, गुड एचआर प्रैक्टिसेस अगर आप लोग करते हैं तो आपके इंप्रूव होती है लॉयलिटी एंड रिड्यूस होती है एब्स्टिनेजिज्म एंड द रेजिग्नेशन। अब ये देखिए, इंप्लॉयज टर्नओवर का क्या मतलब होता है। इंप्लॉयज टर्नओवर का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एग्जैक्टली कितने इंप्लॉयज आए और कितने गए, यानी कि कितने नए हायर हुए हैं, कितने फायर हुए हैं, कितने छोड़ करके चले गए हैं, उनका जो रेशियो है ना, वो क्या कहलाता है, इंप्लॉयज टर्नओवर कहलाता है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉयज टर्नओवर ज्यादा होता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर एंड फायर, या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉयज का आना जाना ज्यादा लगा रहता है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी हिला रहता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयज टर्नओवर है वो कम होएगा। एम्प्लॉयज टर्नओवर कम होएगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी की तरफ रहेगी और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेजिग्नेशन बहुत कम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो अगला पॉइंट है, दैट इज द एनकरेजेस द टीम वर्क एंड द मोटिवेशन। एचआरएम क्रिएट करता है एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड प्रमोट करता है कोऑपरेशन को, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। नवा पॉइंट है एंश्योर द लीगल कंप्लायंसेस। ये क्या करता है, आपका इंश्योर करता है लीगल कंप्लायंसेस को, माने एचआरएम हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के लिए लेबर लॉज को एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। डोंट प्ले विद द एथिक्स नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन, व्हाटएवर यू आर डूइंग विद अकॉर्डिंग टू द एथिक्स नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी, डिग्निटी और स्पिरिचुअलिटी के साथ, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम पूछा जाए तो आपको अच्छे से मेंशन करके आनी है, ठीक है। और देखिए यार, यहाँ पे कोई ऐसी समझाने वाली बात आपको देखने को नहीं मिलेगी कि हायरे बहुत डिटेल में जाकर के कॉन्सेप्ट और इसकी क्लैरिटी करना जरूरी है। दीज आर वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों ने अपने क्लास 12th के दरमियान भी पढ़ी होंगी, और इस बार भी एक बार इस लेक्चर को आप लोग अटेंड करेंगे, मुझे सुन लीजिए, देख लीजिए, लेक्चर को अच्छे से लगा लीजिए। नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, या इस वीडियो के नीचे अगर आप लोग पीडीएफ कमेंट करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इन नोट्स को एक बार गो थ्रू कीजिए, ठीक है ना। 101% आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि भाई साहब ये बड़ा आसान सब्जेक्ट है और इसके अंदर A+ या O ग्रेड स्कोर करना बड़ा ही इजी रहने वाला, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। आई होप कि पहला जो क्वेश्चन था ये आपको क्लियर रहा होगा, दैट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचआरएम, उसके स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ये भी जो आपके बेसिक नेचर क्या, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं। अब दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जाता है ना, वो आपका जो एचआरएम रहता है उसके फंक्शंस क्या रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एचआरएम परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन को जो रिलेटेड होते हैं मैनेजिंग द इंप्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज करने के जो भी आपके काम है, जो भी एक्टिविटीज है, जो भी फंक्शन है परफॉर्म किए जाते हैं, किसके द्वारा, एचआरएम के द्वारा। दीज फंक्शंस हेल्प इन एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड द मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। ये आपके सारे फंक्शन किए ही इसलिए जाते हैं ताकि एट द एंड आप लोग एक सही व्यक्ति का चुनाव करके उसको एंड तक अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए रिटेन कर पाए, रोक के रख पाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एचआरएम के जो फंक्शन है ना माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, उसके आपके दो मेन टाइप के फंक्शन रहने वाले हैं सर। दो मेन टाइप के, यस
एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ से सवाल बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। एक आपका मैनेजरल फंक्शन होता है, एक आपका ऑपरेटिव फंक्शन होता है। मैनेजरल फंक्शन के अंदर जैसे आपका प्लानिंग हो गया, जैसे आपका ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है। ये तमाम फंक्शन है, ये कहाँ पे आते हैं, ये आपके मैनेजरल फंक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मैनेजरल फंक्शन के अंदर आप लोग क्या कह सकते हैं भाई साहब, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, आपका प्लानिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका प्लानिंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा सर, आपका ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपका कंट्रोलिंग, ठीक है ना। तमाम चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब ये होता है, हमें इस चीज का फोरकास्ट करना है कि एग्जैक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, किस डेजिग्नेशन के ऊपर पड़ेगी, किस तरीके से हायर करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, कब हायरिंग करना है, कितनी मैन पावर की जरूरत रहेगी। ये तमाम चीजें किसके अंदर आती है, प्लानिंग के अंदर आती है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व करके चलती है फोरकास्टिंग द मैन पावर, ठीक है ना। फोरकास्टिंग द मैन पावर नीड्स एंड द प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। मैंने बताया ना, दो इंपॉर्टेंट शब्द है। एक तो आपको क्या करना है, फोरकास्ट करना है कि मैन पावर की कितनी जरूरत रहेगी। उसके बाद आपको प्लान को प्रिपेयर करना है उनके रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। ये क्या होता है, ये प्लानिंग होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे आता है सर, ये आपके मैनेजरल फंक्शन ऑफ एचआरएम के अंदर आता है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। अब एक बार आपने सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया, तो उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है, माने एक सही व्यक्ति को सही ड्यूटी के साथ असाइन करना है, ठीक है ना, ताकि वो स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग कर सके। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, दैट इज द, इट मींस अरेंजिंग द रिसोर्सेज एंड असाइनिंग द ड्यूटीज टू द एम्प्लॉयज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। समझ में है ना, आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है रिसोर्सेज को, असाइन करना है ड्यूटीज को एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। ये क्या कहलाता है, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। और जो तीसरा फंक्शन रहेगा वो आपका डायरेक्टिंग रहेगा, उनको गाइड करना, डायरेक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना। ये तमाम चीजें कहां पर आती हैं सर, ये आपके डायरेक्टिंग के अंदर आती है। तो ये एम्प्लॉयज करता है गाइडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। बहुत बेसिक बात है। अब आगे जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट रहेगा, दैट इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर आप लोग लिख सकते हैं, इट मींस कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड द टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना। यानी कि एक तो आपको क्या करना है, एक तो आपकी कागज के अंदर परफॉर्मेंस होती है, एक एक्चुअल में परफॉर्मेंस होती है, एक अंदाजन परफॉर्मेंस होती है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। दोनों को कंपेयर करना, और जहां पर भी आपको कुछ महसूस होता है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, तो उस इंप्रूवमेंट के लिए एक सही स्टेप उठाना, ये क्या कहलाता है, ये आपका कंट्रोलिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एचआरएम के दो मेन फंक्शन बनते हैं। एक आपका क्या बनता है, आपका मैनेजरल फंक्शन होता है, जहां पे आपका सबसे पहले आता है प्लानिंग, आता है ऑर्गेनाइजिंग, आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका डायरेक्टिंग आता है, फिर आपका कंट्रोलिंग आता है, ठीक है। ये आपका मैनेजरल फंक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या रहेगा, ऑपरेटिव फंक्शन रहेगा। अब ऑपरेशन के दरमियान जो भी आप लोग एक्टिविटी करते हैं वो ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर आती हैं। जैसे अगर आप लोग कहेंगे आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंक्शन करना, ये ऑपरेशन आप लोग करते हैं, ठीक है। उनके डेवलपमेंट फंक्शन की बात करते हैं, उनके कंपनसेशन फंक्शन की बात करते हैं, उनके इंटीग्रेशन फंक्शन की बात करते हैं, उनके मेंटेनेंस फंक्शन की बात करते हैं। ये तमाम चीजें कहां पर आती है माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें आपके ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर आती है। समझ में आया। तो ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर आपकी क्या क्या आती है सर, उनके प्रोक्योरमेंट से लेकर डेवलपमेंट से लेकर के इंटीग्रेशन तक सब कहां पे आता है, प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है। और जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है सर, प्रोक्योरमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये इन्वॉल्व करके चलता है राइट एम्प्लॉयज को हायर करना एक राइट पोजीशन के लिए, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये क्या कहलाता है, ये आपका बेसिकली प्रोक्योरमेंट फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका इंक्लूड होता है ह्यूमन रिसोर्स का प्लान करना कि भाई कितना, कब और कहाँ पे चाहिएगा। उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनका प्लेसमेंट करना और उनका इंडक्शन करना। ये तमाम चीजें कहाँ पर आ जाती हैं सर, ये आपके प्रोक्योरमेंट के अंदर आ जाती है। एक बार सही राइट व्यक्ति का चुनाव हो जाता है, उसके बाद फिर हमें उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ता है ताकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ सके। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, ये फोकस करता है इंप्लॉयज की इंप्रूव करने के लिए स्किल्स को, नॉलेज को एंड एबिलिटीज को।
समझ में आया अब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा। उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंक्लूड किया गया है, कैरियर प्लानिंग इंक्लूड किया गया है, परफॉर्मेंस अपेरेजल इंक्लूड किया गया है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये तमाम चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। फिर उसके बाद उनके वेजेज और सैलरी को लेकर के, कंपनसेशन को लेकर के, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। लेकिन उससे पहले कंपनसेशन आता है, एम्प्लॉयज का रेमुरेशन और रिवार्ड सब यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे उसका वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंसेंटिव एंड बोनस हो गया, एम्प्लॉयज के बेनिफिट हो गया और कंपनसेशन पॉलिसीज होगी। ये तमाम चीजें कंपनसेशन फंक्शन के अंदर आती है, जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना। इंटीग्रेशन के अंदर उनको मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, टीम वर्क, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, ये तमाम चीजें आ जाती है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल आपका मेंटेनेंस फंक्शन रहेगा। इट फोकस ऑन द एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड द गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है ना। ये कहाँ पे फोकस करता है, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के अंदर और गुड वर्किंग कंडीशन के अंदर, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, एम्प्लॉयज वेलफेयर हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग हो गया। तमाम चीजें कहाँ पे आती हैं, ये आपके मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर आती हैं और ये आपके ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ द एचआरएम का हिस्सा रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, अगर आप लोग चाहते हैं इन तमाम चीजों को अच्छे से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज थी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस तरीके के सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दिखेगी, आपको अपने हिसाब से उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है और उनका इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट दिख रही है। पहली स्टेटमेंट है एचआरएम रेफर करता है पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड द सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज बिहेवियर, एटीट्यूड एंड द परफॉर्मेंस। इस स्टेटमेंट को आपको एक तरीके से जस्टिफाई करना है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है सर, दूसरा स्टेटमेंट है एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड अपेरेजिंग एंड कंपनसेशन एम्प्लॉयज, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट, आप पहली स्टेटमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं और क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं तो आप लोग क्या पाएंगे सर, आप लोग पाएंगे यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके ब्रोडर एंड द स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट ऑफ द एचआरएम को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, एचआरएम के दो स्कोप को पढ़ा, एक आपका ऑपरेटिव हो गया, एक आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इनसे भी आकर के पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एचआरएम के अंदर आपको एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके ब्रॉडर एंड द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ एचआरएम को रिप्रेजेंट करती है और ये बताती है एचआरएम केवल और केवल आपकी लोगों को हायर करने तक लिमिट नहीं है, बल्कि आगे इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज को लेकर के, प्रैक्टिसेस को लेकर के एंड सिस्टम को लेकर के, जो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज के बिहेवियर को और परफॉर्मेंस को क्या करती है, एक तरीके से सेव करती है। समझ में आया। तो ये जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ये जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ये सभी एचआरएम का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमें बताती है कि एचआरएम केवल और केवल इन चीजों तक सीमित नहीं है, इसके बियॉन्ड जाकर के भी एचआरएम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, देखिए मैंने पॉइंट लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर एचआरएम डेवलप पॉलिसीज रिगार्डिंग टू द, यानी कि एचआरएम किन किन के रिगार्डिंग पॉलिसीज डेवलप करता है। जैसे आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो भी एचआरएम के अंदर बनाई जाती हैं। उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं। कंपनसेशन से रिलेटेड पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जाती हैं। प्रमोशन से रिलेटेड, उनके परफॉर्मेंस अपेरेजल से रिलेटेड, आपके एम्प्लॉयज के वेलफेयर से रिलेटेड और इसी तरीके से उनके डिसिप्लिन एंड द ग्रीवियंस से हैंडलिंग से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस की जाती है, ठीक है ना। यानी कि पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस की अगर आप लोग बात करते हैं तो सब किसका जिम्मा होता है, एचआरएम का जिम्मा होता है। तो ऊपर जो डेफिनेशन है ना, वो वाइडर डेफिनेशन ऑफ एचआरएम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी पॉलिसीज है ना, ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को लेकर के, जॉब के सेटिस्फेक्शन को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को लेकर के और प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी को लेकर के। कैसे, ध्यान दीजिएगा, आपने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो लो कंपनसेशन आपके एम्प्लॉयज को देती है, तो यहाँ पे उनका मोटिवेशन और मोरल डाउन होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन घट जाएगा, आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी, काम अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही आपने कंपनसेशन, वेजेज एंड सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखा हुआ है, एम्प्लॉय जो भी काम
करते हैं उनको उतना मेहनत आना मिलता है, प्लस में इंसेंटिव, प्लस में बोनस मिलता है। तो इससे क्या होगा, उनका मोरल है और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे मोटिवेशन इंक्रीज होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वैसे वैसे आपका एम्प्लॉयज बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में आपको सहूलियत होती है। समझ में आया? इसी तरीके से जैसे आपका एम्प्लॉयर का वेलफेयर है, जैसे आपका उसके हेल्थ को लेकर के, उसकी सेफ्टी को लेकर के कितना ध्यान रखा गया है, वर्क वर्क कल्चर किस तरीके का मेंटेन किया गया है, ठीक है ना, उसके बाद वर्किंग इन्वायरमेंट किस तरीके का है, अगर वो फेवर करता है एम्प्लॉयज को, तो कहीं ना कहीं उसका अगेन सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा। और सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देगा। समझ में आया? इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो एचआर पॉलिसीज है ना, ये आपके एम्प्लॉयज के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को मूड को, एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को शेप करने में काफी हद तक मदद करती है। और ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ब्रॉडरली इस चीज को जस्टिफाई करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। अगर आप लोग कंक्लूजन की बात करते हैं स्टेटमेंट 1 के अंदर, ध्यान दीजिएगा, तो कंक्लूजन में क्या लिखना है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट करेक्टली प्रेजेंट द एचआरएम एज ए स्ट्रेटेजिक एंड द कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही तरीके से आपके एचआरएम को स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट करती है, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है इंप्लॉयज के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को और उनकी परफॉर्मेंस को, फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या अचीव करने के लिए सर? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा और समझ में आया होगा। ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको किस तरीके से टैकल करना है, आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है, किन किन बुनियादी पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर आप लोग स्टेटमेंट 2 के ऊपर आ जाते हैं तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट 2 के अंदर क्या लिखा हुआ सर? स्टेटमेंट 2 के अंदर लिखा हुआ है, एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड अपेरेजिंग एंड द कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज। अब ध्यान दीजिएगा, क्या केवल इतना ही होता है उनको पैसा दे करके निपटा देना? अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजों का क्लैरिटी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आप लोग कह सकते हैं, दिस स्टेटमेंट फोकस ऑन द फंक्शनल एंड द ऑपरेशनल साइड ऑफ एचआरएम। ठीक है ना, ये जो आपका बेसिकली आपका स्टेटमेंट है ये कहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन प्लस में ऑपरेशनल साइड ऑफ द एचआरएम को डिफाइन करता है। जस्ट ए मिनट, ठीक है ना, ये दिस स्टेटमेंट फोकस करता है फंक्शनल एंड द ऑपरेशनल साइड ऑफ द एचआरएम। इट डिफाइन द एचआरएम एज ए प्रोसेस। ये डिफाइन करता है एचआरएम को एज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मेजर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको क्या लिखना है, गौर फरमाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इंक्लूड द 4 मेजर एचआर फंक्शन। यहाँ पे 4 अलग अलग फंक्शन की बात की है, एम्प्लॉयज को एक्वायर करने की बात की है, ट्रेनिंग की बात की है, उनके अपैरेजल एम्प्लॉयज की बात की है, और यहां पर लास्ट में जाकर के एक पॉइंट और था, दैट इज द कंपनसेशन की बात की है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक्वायरिंग एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो ये रेफर करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को लेकर के, रिक्रूटमेंट को लेकर के, सिलेक्शन प्लेसमेंट को लेकर के। ठीक है ना, इसी तरीके से ट्रेनिंग की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज की स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटीज को, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे सारी चीजों का ध्यान दिया जाएगा। परफॉर्मेंस अपरेजल की बात करते हैं तो ये आपके इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस पीरियोडिकली। तो कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट से लेकर के उनके सिलेक्शन तक सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट अगेन रिपीट हुए हैं तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल यहाँ पे क्रिटिकल व्यू आपका रखूंगा और इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। सर कंक्लूड कैसे करना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल व्यू के अंदर, दिस डेफिनेशन इज नैरो बिकॉज इट्स मेनली एम्फसाइज द ऑपरेशनल फंक्शन एंड इग्नोर द एम्प्लॉयज रिलेशनशिप, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग एंड द एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। ये सारी चीजें एचआरएम के अंदर आती है लेकिन ये डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से कि यहाँ पर केवल और केवल नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, यहाँ पर आपके इन तमाम पॉइंट्स को इग्नोर किया गया। दैट्स व्हाई ये जो आपका डेफिनेशन है ना, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये नैरो डेफिनेशंस को एम्फसाइज करता है। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। व्हाट आर द क्वालिटीज एंड द क्वालिफिकेशन। देखिए
क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज भी पूछा जा सकता है। क्वालिफिकेशन एंड द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू बी ए सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई साहब, अलोंग विद क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग केवल क्वालिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहली क्वालिटीज ऑब्वियस सी बात, आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपके पास लीडरशिप एबिलिटी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए। अब इन चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट पर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग गुड कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है एक जो एचआर प्रोफेशनल होता है ना, एचआर प्रोफेशनल होता है वो कम्युनिकेट करता है क्लियरली एंड इफेक्टिवली विद द एम्प्लॉय। समझ में आया, अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली और कैसे करना है, क्लियरली। तो उसके लिए और उसके मैनेजमेंट के साथ और उसके एक्सटर्नल पार्टीज के लिए, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए सर, गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प इन इंटरव्यूज एंड द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन और इंटरव्यू के अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी हेल्प करती हैं। ये इंप्रूव करता है एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप को एंड रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को। एट द एंड कम्युनिकेशन इज द मास्टर की इन एवरी फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक गुड एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, अलोंग विद आपको लीडरशिप एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। लीडरशिप एबिलिटी का मतलब होता है एचआर मैनेजर शुड गाइड, मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज पॉजिटिवली, जिससे वो अपनी टीम वर्क को बिल्ड कर पाए, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर पाए, ठीक है ना। कोई भी टकराव हो जाता है तो उसको रेजोल्व कर पाए, ठीक है ना। ये तमाम चीजें कहाँ पे आती हैं, लीडरशिप एबिलिटी के अंदर आती हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सही आपके ऑप्शन का चुनाव करना, ठीक है, एक सही एक तरीके से प्लान का चुनाव करना और उसके ऊपर सही समय रहते, ठीक है ना, उसके ऊपर डिसीजन लेना, ये एबिलिटी उसके पास होना चाहिए। यानी आप लोग कह सकते हैं एचआर प्रोफेशनल्स मस्ट टेक क्विक एंड फेयर डिसीजंस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिसिप्लिन एंड द एम्प्लॉयज वेलफेयर, ठीक है। इन शॉर्ट में उसके पास एक गुड डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए। सबसे जरूरी है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स वो एबिलिटीज होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ या एक्सटर्नल पार्टीज के साथ एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप आप लोग बिल्ड कर सकते हैं। उसको आप लोग क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। दे शुड मेंटेन ए हेल्थी रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल। इसके लिए आपको इंटरपर्सनल स्किल चाहिए जिससे आप लोग ट्रस्ट को क्रिएट कर पाए, कोऑपरेशन को इंप्रूव कर पाए और वर्क हार्मोनी को इनहांस कर पाए। ये तमाम चीजें किसके अंदर आती है, इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। यहाँ पे कोई ज्यादा आपको हेडक लेने की जरूरत नहीं है, केवल गो थ्रू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कुछ बातें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आप लोग कह सकते हैं एचआर मैनेजर फ्रीक्वेंटली हैंडल एम्प्लॉयज ग्रीवियंस, ठीक है ना। एम्प्लॉयज की ग्रीवियंस को फ्रीक्वेंटली हैंडल करना और वर्क प्लेस के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व करना है। इनकी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक एचआर प्रोफेशनल के पास होना चाहिए और वो कब होगा, जब उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक बातें हैं माय डियर फ्रेंड जो कहां पर आती हैं, एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल की क्वालिटीज के अंदर आती है, ठीक है। अब क्वालिटीज के बाद आपकी क्या आती है, सेकंड आती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पहले हम लोग बात करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल जनरली रिक्वायर्ड द बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, मैनेजमेंट और ए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ए साइकोलॉजी, ठीक है ना। उसके रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर उसके पास बैचलर डिग्री हो, उसके बाद उसके पास मास्टर्स हो, एमबीए हो और स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, ठीक है। या तो एचआरएम के अंदर वो एमबीए हो या तो कोई और स्पेशलाइजेशन उसकी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है ना। ये तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई वो ग्रेजुएट हो और पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है। इसी तरीके से प्रोफेशनल नॉलेज भी उसको होना चाहिए। सर प्रोफेशनल नॉलेज बोले तो सर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो गया, कंपनसेशन मैनेजमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग मेथड्स हो गए एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, ये तमाम चीजें प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और यहाँ पे निकल के आता है, दैट इज अ टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल के अंदर जैसे एचआर सॉफ्टवेयर उसको चलाना आना चाहिए, एमएस ऑफिस की एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेरोल सिस्टम का पता होना चाहिए, डेटा एनालिसिस उसको आना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके पास होनी चाहिए। अगर आप लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन
होना चाहिए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उसके रेस्पेक्टिव फील्ड के अंदर, उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, अलोंग विद उसके पास टेक्निकल स्किल्स होना जरूरी है। एंड यहाँ पे याद रखिएगा उसके पास एक एबिलिटी होना चाहिए, दैट इज द कंटिन्यूअस लर्निंग। जिसके पास कंटिन्यूअस लर्निंग का एबिलिटी नहीं है ना, वो एक तरीके से ठहर जाता है, और ठहरी हुई चीज अक्सर जैसे ठहरा हुआ पानी आपका सड़ जाता है, उसी तरीके से वो जो पर्सन है ना वो इंडस्ट्री के लिए इररेलेवेंट हो जाता है, और जो भी इररेलेवेंट पर्सन होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर उनको फायर कर दिया जाता है, दे आर द यूजलेस। ठीक है, तो आपको रेलिवेंट बने रहने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रीडिंग करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, और ये आपका एक कंटिन्यूअस लर्निंग का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताए कि जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन दे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनना है तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड द कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी, एक बार खुद से पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा और आपको एक क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और चांसेस बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिल रही है। तो इनको आपको माय डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टू बी ए सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल वन मस्ट हैव एक्सीलेंट क्वालिटीज, यानी कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनना है तो आपके पास एक एक्सीलेंट क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज अ हेड एंड हेड। ठीक है ना, यानी कि आपको इनका कॉम्बिनेशन आना चाहिए। क्लियर, तो ये आपको डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट को लेकर के, यानी कि सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगर आपको एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनना है, ठीक है, तो आपको हेड और हेड का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी थी, ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ, उस किताब का टाइटल था व्हाट दे डोंट टीच एट हार्वर्ड। ठीक है ना, इस किताब के अंदर बताया गया था कि कोई भी पर्सन होता है किसी भी लेवल पे वो वर्क करे, उसके पास 3 H होते हैं। ठीक है, कितने H होते हैं, 3 H होते हैं। पहला H होता है हैंड। ठीक है, अगर आपका केवल हैंड वर्क करता है तो वो आपका लेबर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका हेड। ठीक है ना, जब आपका हैंड प्लस में हेड, ठीक है, वो आपका क्या बन जाता, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं, समझिए कि आपका पहला तो क्या हो गया, आपका हैंड हो गया। ठीक है, अब दूसरा एच क्या होता है सर, आपका हेड होता है, और तीसरा एच क्या होता है सर, आपका हार्ट होता है। यहाँ पे बताया गया है केवल अगर आपका हैंड काम करता है ना, केवल आप लोग हाथ का काम करते हैं तो आप लोग केवल लेबर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप लोग अपने हाथ के साथ दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जब भी आप लोग अपने हैंड के साथ हेड का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका स्किल बन जाता है। क्या बन जाता है, स्किल बन जाता है। लेकिन जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, हैंड हो गया, हेड हो गया और हार्ट हो गया, तो वो आपका आर्ट बन जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप जो भी जिंदगी में काम करें, ना केवल पर्सनल लाइफ के अंदर बल्कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो आपका एक्ट होना चाहिए। मानी आपको हैंड का, हेड का और आपके हार्ट का, तीनों का एक सही प्रपोर्शन में इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही 2 पॉइंट यहाँ पे एम्फोसाइज किए गए हैं, एक आपका हेड है, एक आपका हेड है। ठीक है, एक आपका हेड है, एक आपका हार्ट है। हेड का मतलब आपको रेशनली सोचना है, ठीक है ना, एंड हार्ट का मतलब होता है एम्पैथी फॉर द अदर्स। ठीक है ना, हमको किसी भी डिसीजन पे जंप करने से पहले दूसरों के बारे में सोचना है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इन्फ्लुएंस क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, एक लाइन के अंदर अगर आप लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, एचआर यानी कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल होते हैं उनको लोगों के साथ डील करना होता है, उनके इमोशन के साथ, उनके बिहेवियर के साथ, उनकी परफॉर्मेंस के साथ और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ डील करना होता है। ठीक है, देयरफॉर ए सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल को रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ द हेड एंड द हार्ट। समझ में आया, हेड और हार्ट के बीच में बैलेंस करना उसको आना चाहिए। अब जो आपका हेड है ना, वो आपका रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को, नॉलेज को, लॉजिक को, एनालिटिकल थिंकिंग को एंड द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। इसी तरीके से अगर आप लोग हेड हार्ट की बात करते हैं तो ये आपकी एम्पैथी, मैंने बताया ना किसके लिए, एम्पैथी के लिए, कंपैशन के लिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉइज के। ठीक है, यानी कि एम्पैथी, कंपैशन और इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए, और आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों क्वालिटी चाहिए, और दोनों क्वालिटीज
उसके बीच में आपको बैलेंस चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। समझ आए? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा और अच्छे से इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई साहब हेड का मतलब क्या होता है। मैंने बताया ये सिंबलाइज करता है इंटेलेक्चुअल और मैनेजरल एबिलिटी को, जो किसी भी प्रोफेशनल को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, आपका नॉलेज एंड एक्सपर्टीज हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर कुछ बातें आएंगी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज के अंदर कुछ बातें आएंगी। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। नॉलेज के अंदर आपको एचआर पॉलिसीज की नॉलेज, लेबर लॉ की, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की, कंपनसेशन मैनेजमेंट की और परफॉर्मेंस अप्रेजल की समझ होनी चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर एचआर मैनेजर शुड एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली एंड टेक द रेशनल डिसीजन। उनको क्या करना है? रेशनल डिसीजन लेना, केवल एम्पैथी, केवल कंपैशन, केवल इमोशन के अंदर डिसीजन नहीं लेना है, उसको दिलो दिमाग और जहन तीनों से सोचना है। यानी कि उसके पास लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है। उसके बाद उसको क्या करना है? डिसीजन मेकिंग करना है। एचआर प्रोफेशनल ऑफन मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द हायरिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, डिसिप्लिन एंड द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनको क्या करना पड़ेगा? हेड के अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप लोग हेड की बात करते हैं। अब इसके बाद आपका हार्ट होता है। हार्ट सिंबलाइज करता है इमोशनल एंड द ह्यूमन रिलेशनशिप क्वालिटीज नेसेसरी फॉर द मैनेजिंग द पीपल्स एफिशिएंटली। लोगों को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए जो भी क्वालिटीज आपको चाहिए ना, वो सारी इसको यहाँ पे एम्फोसाइज करता है। इसका मतलब जैसे आपका एम्पैथी हो गया। एम्पैथी का मतलब आपको इमोशनल सॉरी आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जिससे आप लोग उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकें और आपके एम्प्लॉयज के मोराले को इंप्रूव कर सकें। आपके पास कंपनसेशन एंड केयर एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या करना है? आपको सपोर्ट करना है एंड अंडरस्टैंड करना है एचआर ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना। अपने एम्प्लॉयज के डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर उसके सिचुएशन को समझना और सपोर्ट करना, ये एक एस्पेक्ट आ जाता है। गुड इंटरपर्सनल स्किल का मतलब क्या होता है? आपको एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना चाहिए, आना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ। इसके अलावा आपका एक रहता है इमोशनल इंटेलिजेंस। सर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? HR professional should manage the emotion carefully while dealing with the conflict and the stress, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे आप लोग बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्व कर पाए, हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट को एक तरीके से सपोर्ट कर पाए। लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कह सकते हैं? मोटिवेशन एंड सपोर्ट, यानी कि एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज improve the performance and job satisfaction, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स, जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, ताकि आप लोग अच्छे से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर चीजों को प्रेजेंट कर सके, ठीक है। ये छोटा सा कंक्लूजन है जिसको आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा और कंक्लूजन फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जरूर लिख के आइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 1 ऑफ द यूनिट 1 ऑफ द एचआरएम। ठीक, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। यूनिट इतना बड़ा है कि मेरे को एक सेशन करीब करीब 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, हमारे पास सुफिशियंट टाइम है। आज आपका 13 मई हुआ है, आपके एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास काफी समय बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूं मैं आपको 2 पार्ट के अंदर एक यूनिट प्रोवाइड करूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 जैसे आज रिकॉर्ड हो गया है, आज ही आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है? इन तमाम चीजों को लर्न करना है, मेमोराइज करना है, नोट्स को प्रिपेयर करना, ताकि अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप लोग बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सके, ना कि आप लोग मूवी की तरह देख करके और स्किप करके चले जाए, ठीक है ना। आपको अच्छे से तैयार करना है। अच्छा सा फीडबैक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको समय रहते मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं यूनिट 1 के पार्ट 2 के अंदर। जब तक लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।